नमस्कार दोस्तों। प्रयोगशाला सहायक 2022 की रसायन विज्ञान की इस क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस जो अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था उस पर आधारित क्वेश्चंस हम डेली टू डेली करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में अपना ज़्यादा कुछ टॉपिक आगे बढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ बेसिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो आप अपने पास चार ऑप्शंस हैं, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो आप बताने का प्रयास करें कौन सा होगा। देखिए, वायु के अंदर कुछ गैसेज होती है जैसे O2, N2। तो ये क्या है? बेसिक अणु है। ये कोई यौगिक नहीं है, अणु है। आपको पता होगा परमाणु परमाणु मिलके क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अणु अणु मिलके क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। तो हमें सवाल में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन से यौगिक हैं, है ना? निम्न में से कौन से यौगिक है? तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? पारा कौन सा? एक धातु है पारा, Hg। अमोनिया क्या है? NH3। ठीक है, ये एक से अधिक परमाणु मिलके क्या बना रखे हैं? यौगिक बना रखे। एक से अधिक परमाणु मिलके अणु और क्या बना रखा आगे? यौगिक। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? अमोनिया। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, ये पुराने एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं एक बार, है ना? तो महत्वपूर्ण है सारे के सारे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रिनों की संख्या और उपरोक्त सभी। तो देखिए, एक परमाणु, एक तत्व के पास होता क्या है? देखिए, आपके पास जो है वही तो आपका गुण निर्धारित करते हैं। अगर आप लंबे हैं तो आप ज़्यादा दौड़ेंगे, अगर आप पतले हैं तो आप आलसी टाइप रहेंगे, है ना? तो आपकी परिस्थिति जैसी है, आपके पास जो जो हैं, आपके गुण धर्म भी उन्हीं पे निर्धारित करते हैं। यही तो है। एक तत्व, एक परमाणु के पास क्या क्या होता है? उसके पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके गुणधर्म भी किन के ऊपर आधारित होंगे? इन्हीं तीनों तत्वों के चीज़ों के ऊपर आधारित होंगे। तो एक किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इन सभी पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रिनों की संख्या और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अपने पास सवाल है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। ओजोन। वायुमंडल में कौन सी गैस, ऐसी कौन सी गैस है वायुमंडल में जो पैरामैंगनी किरणों को, पैरामैंगनी किरण कहाँ से प्राप्त होती है? हमें सूर्य से आने वाली जो पैरामैंगनी किरण है उनको अवशोषित कर लेती है। तो गैस नंबर 2 ऑप्शन में है मीथेन, नाइट्रोजन और हीलियम। तो कौन सी गैस आएगी जो वायुमंडलीय चीज़ों को अवशोषित कर लेगी? तो देखिए, आपको पता है जो ओजोन गैस जो होती है ये वायुमंडलीय चीज़ों को अवशोषित कर लेती है ना? तो आपने पढ़ा भी होगा पीछे भी कि अपनी ओजोन जो परत है, अपनी अर्थ के चारों जो ओजोन परत है उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंटार्कटिक महासागर के ऊपर छेद हो गया है बड़ा सा। इस कारण वहाँ से सीधी पैराबैंगनी किरणें अपने पृथ्वी पर आ रही है, जिसके कारण वहाँ की जो बर्फ़ है वो लगातार पिघलती जा रही है और समुद्र का जो पानी है उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है ना? तो आपने ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी। तो वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो अवशोषित कर लेती है? तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? ओजोन। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका नॉलेज इंक्रीज करने टाइप है ना? इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं पहले। नेक्स्ट सवाल अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? देखिए, कई बार विद्युत का चालकता का मतलब क्या है? जैसे लकड़ी जो है वो विद्युत की क्या है? कुचालक है। ठीक इसी प्रकार मैं लोहे की अगर छड़ लूँ तो वो विद्युत की क्या है? चालक है। तो आपको पूछा है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? आपके पास ऑप्शन है रबर, शुद्ध जल, लवणीय जल और बेंजीन। अब रबर के अंदर कोई भी आयन नहीं होंगे। विद्युत का चालक कौन होगा? आवेश के कारण होता है विद्युत का चालन, आवेशों के कारण। यानी कि जो भी आयनिक यौगिक होंगे, जो भी आयनिक यौगिक होंगे वे सभी विद्युत के क्या होंगे? चालक होंगे। लेकिन यहाँ रबर क्या है? रबर में कोई भी आयन उपस्थित नहीं है, तो ये विद्युत का चालक हो गया का? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल। शुद्ध जल भी आपको पता है विद्युत का चालक नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मुक्त आवेश, फ्री चार्ज नहीं होता, है ना? मुक्त आवेश कह लो, आयन कह लो, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है लवणीय जल। लवणीय जल के अंदर मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 की अशुद्धियाँ पाई जाती है। इन चीज़ों की अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आवेश
हमें प्राप्त होते हैं, अशुद्धियों के कारण आवेश बन गए और इन आवेशों के कारण ही चालकता प्रदर्शित होती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा? लवणीय जल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो इसका आंसर आ जाएगा लवणीय जल। नेक्स्ट है बेंजीन की अगर बात करें इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर बेंजीन भी क्या है? कार्बनिक विलायक है और कार्बनिक विलायकों की ध्रुवता नहीं होती। ध्रुवता शून्य होने के कारण आवेश भी क्या होते हैं इसके अंदर? शून्य। इस कारण बेंजीन भी नहीं होगा, तो लवणीय जल इसका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? ठीक है, केमिस्ट्री प्लस जनरल नॉलेज, जीके का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया है, कम से कम 3-4 बार पूछा गया है। जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, मैंने देखे थे डेट्स, उसके नीचे लिखी हुई थी। तो निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा जो भंडार पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं? थोरियम के पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये। नेक्स्ट अपना सवाल है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम और जस्ता। देखिए आपने प्रेस देखी होगी, प्रेस है ना, जो आप घर पे करते हैं कपड़ों के। अब जो इसकी नीचे वाली जो परत होती है, जो मैं आपको दूसरे कलर से शो करता हूँ, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये नीचे वाली परत है ना। ये ऊपर हैंडल हो गया और ये इसकी वायर हो गई, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली परत होती है, ये भी क्या होती है? एक कोई ना कोई तत्व की बनी होती है। अगर ये चालक होगी, क्या होगी? यदि ये चालक होगी, यानी कि चालक होगी तो इसके अंदर विद्युत प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो हमारे क्या है, करंट भी लग सकता है। हम प्रेस गर्म हुई या नहीं हुई, हम हाथ लगा के तो टच करके तो पता करते हैं, ठीक है। तो हमें इसके नीचे वाला जो ये मटेरियल है, वो ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके अंदर विद्युत का तो प्रवाह ना हो, लेकिन उष्मा का प्रवाह हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है? तांबा विद्युत का चालक होता है, टंगस्टन भी विद्युत का चालक होता है। बल्ब के अंदर आप जो छोटा मोटा वो तार लगा होता है ना, वो टंगस्टन का लगा होता है। तांबे की आपने तारें देखी होगी, ठीक है। जस्ते की भी तारें होती है, ये भी विद्युत का चालक होता है। तो एक ऑप्शन अपने पास बचता है, कौन सा? नाइक्रोम, है ना। तो जो नाइक्रोम है वो इस्त्री को गर्म करने के लिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा धातु नहीं पाया जाता? नाम देखिए आप, जर्मन सिल्वर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या धातु नहीं पाई जाती? आपके पास ऑप्शंस है, कॉपर, निकल, सिल्वर और जिंक। करने का प्रयास करें। कॉपर धातु, अब इसको डायरेक्ट याद ही रखना है, वैसे इसके अंदर समझने वाली कोई बात नहीं है। तो जर्मन सिल्वर, नाम के अंदर सिल्वर आ रहा है तो लगता है ऐसे है कि इसके अंदर सिल्वर तो होगा ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, यानी कि जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर धातु नहीं पाई जाती, है ना। ये सेम वही बात है, आंखों का अंधा नाम नयन सुख। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नाम होता है नयन सुख, लेकिन होते वो क्या, अंधे होते हैं, है ना। ये सेम वही बात है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती? तो सिल्वर धातु जर्मन सिल्वर के अंदर नहीं पाई जाती, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरक जो अपन खेत में डालते हैं ना, जैसे यूरिया टाइप हो गया, उस प्रकार से। तो उर्वरकों के रूप में जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ऐसे अनेकों प्रकार के मार्केट में उर्वरक आते हैं जो फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। तो उर्वरकों के अंदर कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके का भी क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। तो आपके पास ऑप्शन है, फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्यूमिनियम। आप उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, इसका उत्तर आएगा पोटेशियम। पोटेशियम को उर्वरकों के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम और नाइट्रोजन को भी इसके साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो अपने चना दाल, जो भी दलहनी जो फसलें होती हैं, उन सब के अंदर नाइट्रोजन और पोटेशियम का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है।
और राइजोबियम वगैरह, आपको ये सब पता होगा, बायोलॉजी आप पढ़ते होंगे। नाइट्रोजन 3 कारक होते हैं राइजोबियम। राइजोबियम तो जो नाइट्रोजन तत्व होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ साथ पोटेशियम का, तो यहाँ नाइट्रोजन है नहीं ऑप्शन में, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा? पोटेशियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। मोनोजाइट बालू, ये एक विशेष प्रकार की बालू है। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज किसे कहते हैं भैया? जैसे धरती है अपनी, है ना, ये धरती में से कुछ माल मसाला खोद के अपन निकालें और उनमें से अनेक धातु, अपनी उपयोगी जो सामान होते हैं ना, उनको निकाल लेते हैं। तो जो माल मसाला ये धरती वाला निकाला है ना अपन ने, ये जो माल मसाला अपन ने धरती वाला निकाला है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो मोनोजाइट बालू में से कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम और सोडियम। सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आएगा थोरियम। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज मोनोजाइट बालू के अंदर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम हाई लेवल का पढ़ते रहे, बेसिक से क्वेश्चन आप देखें नहीं, तो सारे क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है ना। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? देखिए, आप फिजिक्स भी आपने पढ़ रखी होगी, तो उसके अंदर एक चैप्टर पढ़ते हो आप, अर्धचालक, है ना, अर्धचालक। उस अर्धचालक में आप अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हो, जैसे PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। इस प्रकार से 2 अलग अलग प्रकार के आप ट्रांजिस्टर पढ़ते हो जो कि अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। उन अर्धचालक धातुओं में या उन अर्धचालक पदार्थों में कौन सा धातु प्रयुक्त की जाती है, कौन सी धातु प्रयुक्त कर जाती है, ये आपको सवाल है। आपके पास ऑप्शंस निम्न प्रकार से, तांबा हो गया, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। तो कौन सा उत्तर आएगा इसका? 2 ही प्रकार के अर्धचालक प्रयुक्त किए जाते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ये 2 प्रकार के अर्धचालक सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अपने ऑप्शंस के अंदर सिलिकॉन है नहीं, तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? जर्मेनियम इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही ना आप कमेंट कर दिया करो कौन सा उत्तर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है? अब देखिए, बल्ब आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है ना। ये बल्ब हो गया अपना, इसके अंदर 2 रोड्स लगी होती है, इस प्रकार से 2 रोड्स इसके अंदर लगी होती है, और बीच में एक धातु का फिलामेंट होता है यहाँ पे, इस प्रकार से। अब हमारा सवाल ये है कि ये जो धातु का फिलामेंट है, ये कौन सी धातु का बना होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास सामने 4 ऑप्शन हैं, लोहा, मोलिब्डेनम, चांदी और टंगस्टन। कमेंट में आंसर कीजिए, A, B, C या D। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका। इसका आंसर आएगा टंगस्टन। कौन सा? टंगस्टन। इसका कारण क्या है? टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब यहाँ से धारा प्रवाह होती है ना इस रोड्स के अंदर, तो उष्मा के कारण ये जो फिलामेंट है, अगर किसी दूसरी धातु का बना होता है ना, तो उष्मा के कारण, हीट के कारण ये धातु है ना पिघल जाता है। लेकिन टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सामान्य ताप पर ये आसानी से पिघलता नहीं है, तो है ना। तो बल्ब के अंदर काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा, बल्ब, जलते बल्ब को आप बंद करके हाथों हाथ, हैंड टू हैंड उतार नहीं सकते हाथ से पकड़ के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना हीट के कारण। तो हीट से बचने के लिए इसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? खनिज मैंने अभी आपको बताया था, धरती में से खोद खाद के जो माल मसाला निकाला जाता है, उस माल मसाले से हमारा इम्पोर्टेंट सामान जो अपने को चाहिए उसको अलग किया जाता है। तो ये जो माल मसाला निकला है उसे ही खनिज कहा जाता है। तो कौन से खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आपके पास सामने 4 ऑप्शन हैं, कौन से? चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट रेत, हेमेटाइट। अब मोनाजाइट रेत से तो मैंने आपको बता दिया, थोरियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड से और चूना पत्थर से भी आपको पता है कैल्शियम।
तब लास्ट एक कौन सा रह गया, हेमेटाइट। तो इसका सही उत्तर कौन सा आएगा, हेमेटाइट। यानी कि लोहा खनिज प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा खनिज प्रयोग मिलाना होगा, हेमेटाइट, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये सारे खनिज मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, जो जो चैप्टर्स आएंगे ना आगे, तो उन सभी में आपको मैं करवा दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या के उपस्थिति कारण होता है। ये बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो बच्चा इसका सवाल दे देगा उसको एक एक चॉकलेट मेरी तरफ से, एक बड़ी वाली चॉकलेट, यानी कि 150 रुपये वाली चॉकलेट उसको मेरी तरफ से दी जाएगी कमेंट के अंदर। तो इसका सवाल का जवाब दीजिए। निम्न किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच जो अंतर होता है वो किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। आपके सामने ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन। किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी संख्या भिन्न होने के कारण समस्थानिकों के बीच अंतर पाया जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो बच्चा इसका सवाल का जवाब देगा कमेंट्स के अंदर लिखिए ABCD कौन सा आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चों, जल्दी जल्दी। आपके सामने 10 सेकंड का समय है, जल्दी इस सवाल का जवाब करिए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर आएगा कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या अगर अलग अलग हो तो समस्थानिक बनते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, कौन सा, एक तो 1H1 जिसे हाइड्रोजन कहते हैं, एक 1H2 जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, एक 1H3 जिसे ट्राइटियम कहते हैं। अब इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या समान है, एक एक प्रोटॉन है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है। कैसे, इसके अंदर तो न्यूट्रॉन है 0, इसके अंदर न्यूट्रॉन है 1 और इसके अंदर न्यूट्रॉन है 2। देखिए न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या के कारण ये तीनों क्या बन जाते हैं यहाँ, समस्थानिक। फोटोन तो होगा ही नहीं, फोटोन तो अलग ही कहानी है इसकी, तो है ना। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों में से कौन अलग होगा तो समस्थानिक बनेंगे, न्यूट्रॉन। तो जिसने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है या कॉमेंट किया है वो सभी होशियार बच्चे हैं, सिलेक्शन के करीब हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है आंसर। तो किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है किसी भी तत्व को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ZXA। ऊपर जो लिखी संख्या होती है ये परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करती है, द्रव्यमान संख्या को। साथ ही साथ इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोनों की संख्या, न्यूक्लियोनों की संख्या, है ना, न्यूक्लियोनों की संख्या। और न्यूक्लियोनों की संख्या में कौन कौन शामिल होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार भी किसके कारण होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कारण। और इस सवाल के अंदर प्रोटॉन आपको कितने दिए गए हैं, प्रोटॉन आपको दिए गए हैं 2 और न्यूट्रॉन भी आपको दिए गए हैं 2। तो दोनों को जोड़ के हम बता सकते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान, जो कि कितना आएगा, 4। बहुत ही आसान सा सवाल था, आसानी से कर सकते थे आप। नेक्स्ट अपना सवाल है, डोबेनियर की अवधारणा निम्न पर आधारित थी। कौन से गुणों पर डोबेनियर की अवधारणा आधारित थी, ये सवाल अपन ने कल किया था। तो आपके सामने ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन परमाणु भार पे आधारित है, दूसरा परमाणु क्रमांक पे, तीसरा इन दोनों पे आधारित थी और चौथा ऑप्शन है अपना दोनों में से कोई नहीं। एक सेकंड, परमाणु भार पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे, दोनों पे या किसी पर भी नहीं। तो डोबेनियर की अवधारणा अपन ने कल ही पढ़ी थी कि डोबेनियर ने बढ़ते परमाणु भार के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया था, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए आप ऑप्शन नंबर 1 पे, है ना। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, परमाणु भार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, डायरेक्ट आपको बताना है। सवाल आपका ये है कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, क्वेश्चन नंबर 16, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो किस पर आधारित था। अष्टक नियम वो किस पर आधारित था। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन हैं, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ये दोनों यानी में से कोई नहीं।
आंसर आप कमेंट करिए। जो अपनी कल शाम को क्लास होगी MCQs की, उसके अंदर इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, ज़रूर सफल होंगे आप। धन्यवाद।